जय हिंद। पॉलिटी की आज की क्लास में हम बात करेंगे 3 आर्टिकल्स के बारे में, और ये तीनों आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शन के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे सिचुएशंस डेवलप होती गई इनको ऐड किया गया। कौन से 3 आर्टिकल्स? आर्टिकल 31A, 31B और 31C। 31A बात करता है कि अगर स्टेट किसी की प्रॉपर्टी को अक्वायर करता है, उसके लिए लॉज बनाता है, तो ऐसे लॉज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 31A में। क्या प्रोविजंस है डिटेल में पढ़ेंगे 31A के टाइम पे। 31B में बात की गई है 9th शेड्यूल के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे कंट्रोवर्शियल शेड्यूल 9th शेड्यूल, क्या बातचीत है वो देखेंगे 31B में। और 31C में कहा गया कि स्टेट अगर DPSPs के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई लॉ बनाता है तो उसको प्रोटेक्शन दी गई है अंडर आर्टिकल 31C। एक एक करके देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले है 31A, और 31A के बारे में बात करने से पहले बैकग्राउंड को अगर समझ लें तो बेहतर रहेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आर्टिकल है 31A। बैकग्राउंड अगर समझ में आएगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या कहने की कोशिश की गई है आर्टिकल 31A में। और कहानी शुरू होती है इंडिपेंडेंस के साथ। हम इंडिपेंडेंट हुए, और इंडिपेंडेंट होने के बाद प्राइम मिनिस्टर बने नेहरू साहब। और नेहरू बड़े टावरिंग पर्सनैलिटी थे, बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थे, और नेहरू बिलीव करते थे सोशलिज्म में, सोशलिस्ट लीडर थे। और सोशलिज्म का बेसिक आइडिया होता है कि समाज के जितने भी पिछड़े हुए ग्रुप्स हैं, जितने भी पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके लिए कुछ ऐसा करना कि वो लोग आगे आ सकें, वो लोग बराबर आ सकें। ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जिससे पिछड़े हुए वर्गों को भी मौका मिले बराबर आने का, आगे आने का। सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, स्टेट्स में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और हमारे कंट्री के इनिशियल ईयर्स में नेहरूवियन सोशलिज्म बड़ा डोमिनेंट प्रिंसिपल था। और इसी के चलते सरकार लेकर आने की कोशिश कर रही थी लैंड रिफॉर्म्स। और इन लैंड रिफॉर्म्स का बैकग्राउंड लाई करता है ब्रिटिश इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जमींदारी सिस्टम चलता था, और जमींदारी सिस्टम के तहत क्या हुआ, लैंड जो है वो कुछ हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो गई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड इनटू फ्यू हैंड्स, मतलब 1000 2,000 बीघा की ज़मीन एक एक आदमी के हाथ में चली गई। ऐसे लोगों को जमींदार बोलते हैं अपन। दरअसल कहानी ये है कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए तो उन्होंने ऐसे लोग ढूंढना शुरू किए जो उनके लिए काम करें, जो उनके हिसाब से काम करें, और इसके चलते क्रिएशन हुआ जमींदार्स का। जमींदार का काम ये होता था कि जमींदार को लैंड दे दी गई है 1000-2000 बीघा। अब वो पीजेंट्स से उस ज़मीन पर काम करवाएगा, पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करेगा, पैसे को कलेक्ट करेगा, कमीशन अपने पास रख लेगा और बाकी का पैसा ब्रिटिशर्स को ट्रांसफ़र कर देगा। जब इंडिपेंडेंट हुए तो देखने को मिला कि ऐसे 1000, 500, 2,000 बीघे के जमींदार, बड़े बड़े जमींदार लोग हैं। और एक जमींदार के पास में 2000 बीघा ज़मीन होना, ऐसी कंट्री में जहाँ बहुत सारे पीजेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, या जिनके पास ज़मीन है तो आधा बीघा, 1 बीघा ज़मीन है। ऐसे सिनेरियो में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के चलते ये ज़रूरी था कि लैंड रिफॉर्म्स लाए जाएं, ज़मींदारी को अबॉलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, लैंड सीलिंग लगाई जाए। लैंड सीलिंग मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी में सरकार ने लॉ बना दिया कि एक फैमिली के पास 30 बीघा से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। 30 बीघा ज़मीन है तो ठीक है, 30 बीघा से अगर ज़्यादा है तो ज़मीन सरकार ले लेगी, और सरकार उस ज़मीन को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी गरीब लोगों में, ऐसे लोगों में जिनके पास ज़मीन है ही नहीं। और इसका बैकग्राउंड सिर्फ नेहरूवियन सोशलिज्म में नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े इंपॉर्टेंट DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। और DPSPs में कई आर्टिकल्स ऐसे थे जो ये कहते थे कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, ये जो कुछ हाथों में पूरी संपत्ति चली जाती है, इसको किसी भी तरीके से प्रिवेंट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 38, काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल 38 के एक हिस्से में ये भी कहा गया टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई कि ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ में, इनको मिनिमाइज़ किया जाए, कम से कम किया जाए। आर्टिकल 39
आर्टिकल 39 कहता है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो वेल्थ है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये कुछ चंद हाथों में कॉन्सेंट्रेट ना हो, उसको प्रिवेंट करना है। सोशलिज्म एक तरफ, डीपीएसपीज दूसरी तरफ, और ऐसे बैकग्राउंड में जमींदारी सिस्टम का होना पॉसिबल ही नहीं था। तो सरकार लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग लिमिट्स, जमींदारी को अबॉलिश करने के लिए कानून बना रही थी। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन जब भी कोई ऐसा कानून बनाया जाता था तो ये बड़े बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, पैसे वाले लोग, और पैसा क्या कुछ नहीं करवा सकता हमारे देश में, सब देख ही रहे हैं हम स्थिति। ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे और आर्ग्यूमेंट प्राइमरीली 2-3 होते थे इनके। एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, जो कि राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता था। ये था सिटीजन्स के लिए। और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 31, ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए था, राइट टू प्रॉपर्टी। इसके बारे में अपन ने पढ़ा भी है। और राइट टू प्रॉपर्टी में ये कहा गया था कि किसी की भी प्रॉपर्टी को सरकार नहीं छीन सकती, और अगर छीनेगी तो 2 कंडीशंस हैं कि एक तो सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए तुम्हें कोई हाईवे बनाना है, तुम्हें कोई रोड बनाना है, उसके लिए तुम ज़मीन को ले सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एडिक्वेट कंपनसेशन देना होगा, पैसा देना होगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। और ये दोनों आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहे टिल 1978। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको डिलीट किया गया। लेकिन 1978 से पहले ये जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ये तो हो रहे हैं 1950-51 में। और इन रिफॉर्म्स के अगेंस्ट में बड़े बड़े जमींदार लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते थे और ये कहते थे कि देखो राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा है। एक आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो लोग आर्ग्यूमेंट देते थे हमारे आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 31 का वायलेशन हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ है तो उसको उनकी बात सुननी पड़ती थी। इसमें अगर फंडामेंटल राइट्स के सारे सेशंस देखें तो कई बार इस पर बातचीत हो चुकी है। शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, सज्जन सिंह केस, फिर फाइनली केशवानंद भारती केस, ये सारे केसेस इन्हीं रिफॉर्म्स के अगेंस्ट में फाइल किए गए। हमने बातचीत की है इन पर डिटेल में। तो ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड में सरकार फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लेकर आई आर्टिकल 31A। अगर ये बैकग्राउंड समझ में आ गया है तो आर्टिकल 31A समझने में अब बहुत आसानी होगी। देखो 31A क्या कहता है। एक बात तो ये कि इसको लाया गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, और इसको कई बार अमेंड किया गया है। 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया है, 17th से किया गया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया है, लेकिन ओरिजिनली लाया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये बीच वाला पूरा हिस्सा अभी के लिए छोड़ देते हैं, और ये पहली लाइन और ये आखिरी लाइन्स क्या कह रही हैं वो देखते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13। पहली लाइन, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13। बेसिकली आर्टिकल 13 का कुछ भी अप्लाई नहीं होगा आर्टिकल 31A पे। आर्टिकल 13 को अलग रखो आर्टिकल 31A से। और आर्टिकल 13 में अपन ने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको खारिज डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जिस लिमिट तक, जिस एक्सटेंट तक फंडामेंटल राइट को कोई कानून वायलेट करता है उस एक्सटेंट तक उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये कहा गया है आर्टिकल 13 में। तो पहली लाइन में ये बोल दिया गया आर्टिकल 31A में कि तेरे को तो कोई लेना देना है ही नहीं, तेरे को तो अलग रखो। और फिर आगे कहा गया नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर, ये 5 चीजें जिनके बारे में अभी अपन बात करने वाले हैं। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred by Article 14 और Article 19। बेसिकली ये कहा गया कि कोई भी लॉ इन 5 चीज़ों से रिलेटेड अगर बनाया जाएगा तो उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, उसको खारिज डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ये कहकर कि वो आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 19 को वायलेट करता है, उसके साथ में इनकंसिस्टेंट है या उसको अब्रिज करता है।
बेसिकली प्रोटेक्शन दे दी गई। और वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला, द एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी ई स्टेट और ऑफ एनी राइट्स देयर इन और द एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी सच राइट्स। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कि अगर सरकार किसी भी ई स्टेट को अक्वायर करती है, किसी भी प्रॉपर्टी को अक्वायर करती है, तो ऐसा कोई भी कानून वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता इन ग्राउंड्स पे कि वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट करता है। अच्छा, इसी आर्टिकल 31A में ये भी बता दिया गया कि ये जो ई स्टेट है इसका मतलब क्या है। ई स्टेट का मतलब वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स में जो भी एग्रीकल्चरल लैंड को नाम दिए जाते हैं, जैसे कई नाम बताए गए, जागीर, कहीं कहीं जागीर बुलाते हैं, कहीं कहीं इनाम बुलाते हैं, कहीं कहीं मुआफ़ी बुलाते हैं। तो ये बता दिया गया कि जो भी नाम हो इनका वेरियस स्टेट्स में, लेकिन ऐसी कोई भी अगर प्रॉपर्टी है तो उसको सरकार अक्वायर कर सकती है। दूसरा क्या बोला? टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। स्टेट किसी भी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकती है फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए लिमिटेड पीरियड। और किस इंटरेस्ट में? आइदर इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। कि सरकार किसी भी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकती है लिमिटेड पीरियड के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर उसके प्रॉपर मैनेजमेंट को इंश्योर करने के लिए। 2 बातें, पहले में ये कहा गया कि सरकार अगर चाहे तो किसी की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है, दूसरे में कहा गया कि सरकार अगर चाहे तो किसी की प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को भी टेक ओवर कर सकती है। अच्छा, तीसरे, चौथे, 5वें पॉइंट में बात की गई कंपनीज के बारे में, कॉरपोरेशंस के बारे में। तीसरे में क्या कहा गया कि अगर सरकार 2 या 2 से ज़्यादा कॉरपोरेशंस को अमलगमेट करती है, इकट्ठा करती है, मिलाती है पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर उनके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, तो ऐसे कानून को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, वाइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। चौथा कहा, द एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट्स ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स, सेक्रेटरीज, ट्रेजरर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर्स ऑफ कॉरपोरेशंस और ऑफ एनी वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया था कि 2 या 2 से ज़्यादा कॉरपोरेशंस को मिला सकती है, अमलगमेट कर सकती है सरकार। और चौथे में कह दिया गया कि इन कॉरपोरेशंस में जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, ट्रेजरर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके जो भी राइट्स हैं उनको सरकार मॉडिफाई भी कर सकती है, पूरी तरह से ख़त्म भी कर सकती है। सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए जैसा उचित लगेगा वैसे राइट्स बना सकती है। और आखिरी पॉइंट ये कहा गया, द एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट्स बाय वर्च्यू ऑफ एनी एग्रीमेंट, लीज और लाइसेंस फॉर द पर्पज ऑफ सर्चिंग फॉर और विनिंग एनी मिनरल और मिनरल ऑयल और द प्रीमेच्योर टर्मिनेशन और कैंसिलेशन ऑफ एनी सच एग्रीमेंट, लीज और लाइसेंस। इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में सिंपली ये कहा गया है कि सरकार ने किसी को किसी मिनरल या मिनरल ऑयल की लीज दे दी, कोई एग्रीमेंट दे दिया, कॉरपोरेशन को, किसी कंपनी को कह दिया कि हाँ यहाँ से तुम मिनरल ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब सरकार ये कह रही है 31A में कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे किसी भी लीज को, ऐसे किसी भी लाइसेंस को, ऐसे किसी भी एग्रीमेंट को मॉडिफाई कर सकती है या पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो एग्रीमेंट पूरा हो उसके बाद में मॉडिफिकेशन होगा, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन भी किया जा सकता है, प्रीमेच्योर कैंसिलेशन भी किया जा सकता है। मतलब एग्रीमेंट के टाइम के ख़त्म होने से पहले भी मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, एग्रीमेंट को ही पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है पहले। तो 31A में 5 तरीके के लॉज को प्रोटेक्शन दी गई है। पहला, सरकार अगर किसी की लैंड को अक्वायर करती है, प्रॉपर्टी को अक्वायर करती है तो उसके कानून को प्रोटेक्शन है। दूसरा, सरकार अगर किसी की प्रॉपर्टी को अक्वायर करती है फॉर द मैनेजमेंट, उसके मैनेजमेंट को अगर टेक ओवर करती है तो। तीसरा, 2 या 2 से ज़्यादा कॉरपोरेशंस को अमलगमेट करती है, मिलाती है तो। इन कॉरपोरेशंस में जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, ट्रेजरर्स हैं, इन लोगों के राइट्स को अगर मॉडिफाई करती है या पूरी तरह से ख़त्म करती है तो। और लास्ट, अगर कोई मिनरल या फिर मिनरल ऑयल का लीज,
एग्रीमेंट, लाइसेंस है, तो उसको प्रीमेच्योरली कैंसिल कर सकती है, उसके राइट्स में मॉडिफिकेशन कर सकती है। ये पांचों तरीके के लॉज को प्रोटेक्शन मिली है अंडर आर्टिकल 31A। और बैकग्राउंड अगर याद है तो अब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, इसी 31A में ये भी लिख दिया गया कि अगर कोई भी ऐसा लॉ स्टेट लेजिस्लेचर्स बनाते हैं, देखो एक बैकग्राउंड लैंड रिफॉर्म्स भी है ना, और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट्स जो है वो स्टेट्स बना रही हैं, तो ऐसा कोई भी लॉ अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स बनाते हैं तो उसको आर्टिकल 31A के तहत प्रोटेक्शन तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि उसको प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिल गई है, जब तक कि उसको प्रेसिडेंट की रजामंदी नहीं मिल गई है, प्रेसिडेंट के साइन नहीं मिल गए। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर्स अगर लॉ बनाती हैं तो उनको 31A के अंडर इन 5 चीज़ों पे जो अपन पढ़ के आए, इन 5 चीज़ों पे अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बनाती हैं तो उनको प्रोटेक्शन 31A में तब मिलेगी जब ऐसे कानून को प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई हो। एक प्रोटेक्शन और दे दी गई 31A में कि अगर किसी इंसान के पास में पर्सनल कल्टीवेशन के लिए लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन वो लैंड विद इन स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट है, तो उस ज़मीन को अगर सरकार अक्वायर करेगी तो एडुकेट कंपनसेशन देना पड़ेगा एट मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, जो एग्जांपल अपन ने शुरू में डिस्कस किया कि मान लेते हैं यूपी में कानून बना दिया गया कि एक फैमिली के पास में सिर्फ 30 बीघा मैक्सिमम लैंड हो सकती है। अब अगर किसी के पास में 30 या उससे कम ज़मीन है और सरकार उसको अक्वायर करना चाहती है किसी भी कारण की वजह से, तो इस केस में सरकार को एडुकेट कंपनसेशन देना पड़ेगा एट मार्केट वैल्यू। अगर 30 बीघा से ज़्यादा है तो जितनी भी ज़्यादा है उसको सरकार बिना कंपनसेशन के भी अक्वायर कर सकती है और उसको फिर गरीबों में बांट देगी। और ये जो अपन बात कर रहे थे कि द एक्सप्रेशन ईस्टेट इंक्लूड्स एनी जागीर, इनाम, मुआफ़ी और अदर सिमिलर ग्रांट, एनी जन्माम राइट जो कि तमिलनाडु और केरला में बुलाया जाता है। मतलब एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए जो भी लैंड्स हैं उनके चाहे कुछ भी नाम हो पूरे देश के वेरियस स्टेट्स में, उनको अक्वायर किया जा सकता है, जिसकी बात अपन ने यहाँ पे की ए में। ये बात हुई आर्टिकल 31A की। अब देखो 31B, और 31B बात करता है, अच्छा 31B को भी ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू, और ये बात करता है 9th शेड्यूल की। इस लंबी चौड़ी सी लैंग्वेज का सिर्फ एक मतलब है, और मतलब ये है 31B को भी ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और 9th शेड्यूल को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ऐड किया गया था। और मतलब क्या है 31B का? 31B में ये कहा गया कि अगर कोई भी एक्ट या फिर कोई भी रेगुलेशन को सरकार अगर 9th शेड्यूल में प्लेस कर देती है, ये कोई 9th शेड्यूल है, और कोई भी एक्ट अगर इसका हिस्सा बना दिया गया है, मतलब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स का, अगर कोई भी एक्ट इसके अंदर प्लेस कर दिया गया है तो उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, या फिर और एवर टू हैव बिकम वॉइड, वो कभी भी वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा ऑन द ग्राउंड that it is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred by any provisions of this part। कि अगर कोई भी एक्ट या रेगुलेशन को 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया गया है तो उसको जुडिशियली रिव्यू ही नहीं किया जा सकता, उसको इस ग्राउंड्स पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। और शुरू में तो शायद मोटिव सही हो इसको ऐड करने का, लेकिन आप सोच सकते हो कि 31A और 31B दोनों ही कितने स्ट्रॉन्ग वेपन्स हो सकते हैं किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड सरकार के लिए। 31 और 9th 31B सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है, आगे ये भी कह देता है नॉट विद स्टैंडिंग एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू द कॉन्ट्ररी, each of these said acts and regulations shall, subject to the power of any competent legislature to repeal or amend it, continue in force। मतलब कि कोर्ट का कोई भी जजमेंट आए, कोई भी ऑर्डर आए, 9th शेड्यूल में जो एक्ट्स और रेगुलेशंस रखे गए हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही फोर्स में रहेंगे जैसे ऑर्डर के आने से पहले थे। हाँ, सिर्फ एक चीज़ उनको बदल सकती है, वो है
कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर अगर उसको रिपील करता है, अगर उसको अमेंड करता है तो सिर्फ कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर उसको चेंज कर सकती है, ऐसे एक्ट को, ऐसे रेगुलेशन को जो कि 9th शेड्यूल का हिस्सा है। जुडिशियली तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है। और 31B 9th शेड्यूल में जो ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे डेमोक्रेसी की खासियत ही यही है कि अगर उसमें कुछ ऐसा ऐड कर दिया जाए जो कि अगेंस्ट में जाता है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के, तो वो खुद को रिफॉर्म करने के लिए, वो खुद को चेंज करने के लिए तैयार है। और यही हुआ 9th शेड्यूल के केस में। सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस पहुंचे। हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 पढ़ा था, उसके बाद शंकरी प्रसाद केस पढ़ा है, उसके बाद सज्जन सिंह, गोलकनाथ केस पढ़े। इन सब में यही सारी डिबेट चल रही थी, लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आया वो था केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। और केशवानंद भारती केस में केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट था एक, इस केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट को प्लेस कर दिया गया था 9th शेड्यूल में। और केशवानंद भारती जो हैं वो केरला में एक मठ के महंत हुआ करते थे, और इनके मठ की बहुत सारी ज़मीन को केरला गवर्नमेंट ने केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट्स के तहत छीन लिया था। और केशवानंद भारती पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और केशवानंद भारती ने यह आर्ग्यूमेंट दिया कि ये जो 9th शेड्यूल है, ये कहना कि कोई भी एक्ट, कोई भी रेगुलेशन अगर 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया गया है तो उसको जुडिशियली रिव्यू भी नहीं किया जा सकता, उसको चेक भी नहीं किया जा सकता, ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पे अपन ने खूब डिटेल में बात की है, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सुने गए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बैलेंस्ड सा वर्डिक्ट दिया, और बहुत खूबसूरत वर्डिक्ट दिया। हमारी जुडिशरी का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट केस है तो वो ये है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक नई चीज का इन्वेंशन हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अमेंड कुछ भी करो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो, हार्म नहीं कर सकते हो। पूछा गया कोर्ट से कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कोर्ट ने यह कहा कि जैसे जैसे हमारे पास केसेस आते जाएंगे हम बताते जाएंगे कि कौन सी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, कौन सी नहीं है। और इसी केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने यह भी कहा कि 9th शेड्यूल इज ओपन टू चैलेंज, कि 9th शेड्यूल को चैलेंज किया जा सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ बीइंग वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 9th शेड्यूल को चैलेंज किया जा सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्डिक्ट बहुत खूबसूरत था, लेकिन एक समस्या आई। समस्या ये आई कि 9th शेड्यूल लाया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू, और केशवानंद भारती केस आया है 1973 में, मतलब लगभग 22 साल। और इस 22 साल के टेन्योर में बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे रेगुलेशंस को 9th शेड्यूल का हिस्सा बना दिया गया था। अब अगर केशवानंद भारती केस के हिसाब से सोचा जाए तो इन 22 साल में जितने भी एक्ट्स और रेगुलेशंस को 9th शेड्यूल का हिस्सा बनाया गया था उन सबको चैलेंज किया जा सकता था, या उनमें से ज़्यादातर को चैलेंज किया जा सकता था। और ऐसे में बड़ी समस्या हो जाती, हम ऑलमोस्ट 22 साल पीछे चले जाते एडमिनिस्ट्रेशन वाइज, ये फिजिबल नहीं था। तो फिर एक और केस आया, वामन राव केस 1980, और वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया और ये कहा कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस के वर्डिक्ट की डेट, जिस दिन केशवानंद भारती केस का वर्डिक्ट आया, वामन राव केस में ये कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी एक्ट्स और रेगुलेशंस को 9th शेड्यूल में रखा गया है उनको चैलेंज किया जा सकता है
उन पे ये चेक किया जा सकता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म तो नहीं करते। 24 अप्रैल 1973 से पहले जितने भी एक्ट्स और रेगुलेशंस को 9 शेड्यूल में रखा गया है उन सबको इम्यूनिटी है, उनको चेक नहीं किया जाएगा। और इसी चीज को दोबारा रीअफर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहेलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, इसके बारे में अपन ने पढ़ा भी है। और इस IR कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी कानून को जुडिशियली रिव्यू करना यह भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और फिर यह भी कहा कि जो भी एक्ट्स और रेगुलेशंस 9th शेड्यूल में बिफोर 24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारती केस के वर्डिक्ट की डेट 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस रख दिए गए 9th शेड्यूल में, वो तो इम्यून है, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी एक्ट्स और रेगुलेशंस रखे गए हैं उनको जुडिशियली चेक किया जा सकता है, उनको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है कि वो कहीं आर्टिकल 14, 15, 19, 21 को वायलेट तो नहीं करते हैं। इसी में अपन ने पढ़ा था तमिलनाडु का रिजर्वेशन एक्ट, तमिलनाडु रिजर्वेशन 69% जो रिजर्वेशन दिया हुआ है, जो अभी तक पेंडिंग है, केस चल रहा है। 31B की ये बातचीत हुई। अब देखेंगे अपन 31C, और 31C को ऐड किया गया था 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। और जब इसको ऐड किया गया था इसमें 2 प्रोविजंस थे। पहला प्रोविजन ये कहता था नो लॉ that seeks to implement the socialistic directive principles specified in Article 39B or 39C shall be void on the ground of contravention of fundamental rights conferred by Article 14 और Article 19। बेसिकली ये कहा गया कि कोई भी कानून अगर 39B और 39C में दी हुई DPSPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर बनाया जाता है तो उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ये कहकर कि वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट करता है, उसके कॉन्ट्रवेंशन में है। अब आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C क्या है? 39B में कहा गया द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द ओनरशिप and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। बेसिकली ये कहा गया कि स्टेट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि मटेरियल रिसोर्सेज की ओनरशिप और कंट्रोल जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कम्युनिटी में कि सबका भला हो, सबको सर्व करे, कॉमन गुड को सर्व करे। वही सोशलिज्म वाली बात हो रही है। और 39C में क्या कहा गया? द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डिटर्मिनेंट। कि स्टेट को अपनी पॉलिसीज इस तरह से बनानी चाहिए कि वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कुछ चंद हाथों में कॉन्सेंट्रेशन ना हो। ये भी वही सोशलिज्म या सोशलिस्ट पॉलिसी की बातचीत कर रहा है। और इन दोनों के लिए आर्टिकल 31C में ये कह दिया गया कि इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता ऑन ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रवेंशन विद आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। दूसरी चीज और लिखी गई, ये कहा गया नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी shall be questioned in any court on the ground that it does not give effect to such a policy। देखो कितनी आर्बिट्री बात की गई है। कहा यह गया है कि अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें यह लिखा गया है कि ये 39B और 39C में दी गई पॉलिसीज को इफेक्ट देने के लिए लाया गया है, तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता ये कहकर कि वो उस पॉलिसी को इफेक्ट नहीं देता एक्चुअली में। अब सरकार कोई भी कानून बना दे और लिख दे कि ये तो 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया है, लेकिन एक्चुअल में अगर वो नहीं भी कर रहा उस पॉलिसी को इफेक्ट किसी भी तरह से, तो भी उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। बेसिकली कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता।
लेकिन कोर्ट के सामने जब केसेस आते हैं तो पढ़े लिखे जजेस उसको देखते हैं और फिर एडुकेटली उसको चेंज किया जाता है। यही खूबसूरती है कि एक तरफ लेजिस्लेशन है, दूसरी तरफ जुडिशरी है, दोनों का चलता रहता है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं, चेक्स एंड बैलेंस इसका काम होता रहता है। और एक केस आया कोर्ट के सामने, केशवानंद भारती केस, आपने को पता ही है, 1973। और इस केशवानंद भारती केस में ये जो पहला वाला प्रिंसिपल है ए, इसके लिए तो बोला कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बी वाला प्रोविज़न है, केशवानंद भारती केस में कहा गया कि ये जो बी प्रोविज़न है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है और इसको डिक्लेयर किया गया वॉइड, इसको खारिज कर दिया गया। अच्छा, बात यहीं पर रुकी नहीं, सरकार लेकर आई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू सरकार ने ये कहा कि ये जो 31C में एक क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C वाली डायरेक्टिव DPSPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी कानून बनाया जाएगा उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। उसमें थोड़ा सा बदलाव किया सरकार ने और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये कहा कि किसी भी DPSP, मतलब ऑल DPSPs, किसी भी DPSP के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर सरकार कोई कानून बनाएगी तो उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और अब देखो कितना ब्रॉड कर दिया, अब सरकार कुछ भी लिख दे और 31C में लिख दिया है कि भाई साहब ऑल DPSPs के इम्प्लीमेंटेशन वाले कानूनों को तो वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये बड़ी आर्बिट्ररी पावर हो जाती। तो फिर एक केस आया मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस, ये केस है 1980 का और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो शब्द है ऑल DPSPs ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। पहले जो कहा गया कि आर्टिकल 39B और 39C के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे उनको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, वो ठीक है, सभी DPSPs को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो। और इसके साथ आर्टिकल 31A, 31B और 31C की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।